Good evening all dear students. Are you hear me properly? Just wait for 1 minute. 1 मिनट वेट करेंगे. Today starting the journey of 2 years for the 11th 12th JEE Main, MST CET and NEET. Good morning all dear students and respected parents. Today we starting the journey of for the 2 years, for the successful 2 years for the JEE Main, MST CET and NEET. Okay. First of all, I hope all of you are the safe and be focused, dear student, be focused on your target because next two are the very important for you. Okay, so I am using the Hindi, Marathi and sometimes English also. Okay, हर एक का सपना होता है, हर एक की इच्छा होती है कि हमको सफलता मिलनी चाहिए, हमें सक्सेस मिलना चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि इच्छा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इज द बिगेस्ट बैरियर इन आवर सक्सेस. इच्छा ही सबसे बड़ा बैरियर है, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सक्सेस बनने की, सक्सेस मिलने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि हमें इरादा मजबूत बनाना चाहिए कि मुझे सक्सेस बनना ही बनना है, मुझे सक्सेस अचीव करना ही करना है, ये इरादा हमको होना चाहिए. बिकॉज जब जब हमने देखा है इच्छा बहुत कमजोर होती है और इच्छा विपरीत परिस्थिति में इच्छा अक्सर मर जाती है. बट एट द सेम टाइम विपरीत परिस्थितियों में इरादा मजबूत होते जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए. और हम मजबूत इरादे के साथ एका दृढ निश्चयानं आपण 11-12 ची जर्नी स्टार्ट करत आहोत. की इरादा असा आहे, इच्छा अशी आहे, इच्छा नव्हे दृढ निश्चय असा आहे की 11-12च्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये ऑनवर्ड्स लाईफ मध्ये सक्सेस अचीव करायचं म्हणजे करायचंच. त्यासाठी लागणारं स्मार्ट वर्क, त्यासाठी घ्यावी लागणारी मेहनत घेण्याची तयारी मी ठेवणार म्हणजे ठेवणारच. त्या लेवलला मी स्वतःला नेणार म्हणजे नेणार. हा दृढ़ निश्चय, ये इरादा साथ लेके हम 2 साल जर्नी करने वाले हैं. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट योर टारगेट. आपका गोल सेट करो. ओके, वी हैव टू सेट योर टारगेट व्हाट एवर इट मे बी. ओके,
for the board marks. Okay, most important for the competitive exam, we have to set the target with respect to marks, with respect to college. आपको अगर कॉलेज जाना है फॉर द गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, MSTCET है, तो वी हैव टू कंसीडर द टॉप मोस्ट कॉलेज. फॉर एग्जांपल आपको जाना है COEP कॉलेज में, यू हैव टू राइट योर टारगेट, मींस दैट इज द गोल लिखना है आपको कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको चाहिए फ्रॉम नीट, वी हैव टू राइट द एक्सीलेंट कॉलेज. अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वी हैव टू राइट द KEM कॉलेज, रेस्ट कॉलेजेस आल्सो. ओके, सो गोल सेट करना है एक, या वी हैव टू राइट द टैगलाइन, यू हैव टू मेक योर own quotation, we have to make your own tagline and write in your room, you have to make it. कहीं तो भी छोटा सा पोस्टर बनाइए, आपके रूम में लगाइए, आपके हर एक बुक के फ्रंट पेज में वो आपका टारगेट होना चाहिए. मीन्स जहां जहां पे आप जाएंगे वहां पे वो आपको याद दिलाता जाएगा, दिस इज योर टारगेट, बी फोकस, डोंट फॉरगेट इट. फोकस रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू राइट योर टारगेट मस्ट बी ए विजनरी, रिटर्न में होना चाहिए. तो टारगेट आपको रिटर्न में चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, और टारगेट है, गोल है, और वो गोल अचीव करना है. इसके लिए इरादा तो हमने बना दिया है, कोई इरादे के साथ हम आगे चलेंगे. वी हैव टू राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट. ओके, सेट दैट टारगेट. उस 2 साल के जर्नी में हम हमारे आपके साथ या हमारे साथ आप 2 साल की जर्नी में साथ साथ चलेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम वो टारगेट अचीव करेंगे. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको क्या करना है इन दिस सिचुएशन. ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे कुछ दिन तक, तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे. तो ऑनलाइन क्लास में आपको गैजेट्स का यूज बहुत वाइजली करना है. बच्चों ये ध्यान दे दो कि एक चीज आप हमेशा याद रखो, अप टू द 10th इट शुड बी CBSE स्टेट बोर्ड, दैट नॉट मैटर्स. अप टू द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का एग्जाम का स्टडी का पैटर्न बहुत अलग था, उनका ड्यूरेशन बहुत अलग है, ये बहुत अलग चीज है. और 11th-12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम फेस करने वाले, उसका पैटर्न बहुत अलग है. ओके, उसका स्टडी का पैटर्न भी ऑब्वियसली अलग ही होना चाहिए. मीन्स जो स्टडी आप 10th के लिए करते थे वो स्टडी 11th-12th को नहीं चल सकती. मीन्स उस हिसाब से आप स्टडी 11th-12th में नहीं कर सकते. 11th-12th में आपको सोच बदलनी पड़ेगी, आपको बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए कि 10th में हम गैजेट का यूज उतना वाइजली नहीं किया, पेरेंट्स ने जो गैजेट हमको प्रोवाइड कर दिए उसका अगर यूज वाइजली किया है तो दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम, दैट वन इज द एक्सीलेंट. बट अगर नहीं हुआ है वाइजली यूज, तो 11th-12th में उसका यूज बहुत वाइजली होना चाहिए. और जितनी जरूरत है, कीप इन माइंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी जरूरत है गैजेट का यूज करने की, उतना ही गैजेट यूज करो. मीन्स आपको हमेशा मोटिवेशनल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक ही लेक्चर रिपीटेडली देखने की जरूरत नहीं है. ये सब चीजें आपको जरूरी नहीं है. वी हैव टू अटेंड द वन लेक्चर एट वंस, वी हैव टू अटेंड दैट वन लेक्चर एट वंस. एक बार अटेंड करना है लेक्चर. अगर बहुत दिक्कत आ रही है या नहीं समझ में आ गया आपको, देन वी हैव टू गो अगेन, सेकेंड टाइम उसको अटेंड करो, सेकेंड टाइम उसको अटेंड करो. इज देयर लैगिंग? सो वी हैव टू अटेंड द लेक्चर एट वंस. सेकेंड टाइम उसको फिर से तुम अटेंड कर सकते इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इट. सो एक ही चैप्टर के अलग अलग लेक्चर्स, एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग लेक्चर्स देख के वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होने वाला है. इफ वंस इट क्लियर देन वी नीड द प्रैक्टिस. मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं, पेरेंट्स को ऑल्सो, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ओके, इट शुड बी JEE मेन, it should be MST CET, it should be NEET. Okay,
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसका है तो स्टूडेंट का है। टीचर का रोल 30 to 40% है, ओके, देन 60% रोल है स्टूडेंट का। इफ वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एक बार आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया देन टीचर का रोल खत्म हो जाता है, तो टीचर का रोल वहां पे नहीं रहता है, ओके। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो टीचर का रोल रहता ही नहीं है वहां पे, तो टीचर का रोल नहीं रहता वहां पे स्टूडेंट का रोल स्टार्ट हो जाता है। हाँ, नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना इजिएस्ट वे से करना, आप कभी डिप्रेस हो गए, डिमोरलाइज हो गए या वे नहीं मिल रहा है, एट दैट टाइम मेंटर्स आर देयर, दे हेल्प यू, ओके। एक बार टीचिंग हो गई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, उसका इंप्लीमेंटेशन करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, रिपीटेडली क्वेश्चन सॉल्व करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's why I'm considering that the student is the most important aspect in this 2 years journey. Okay? तो आपको आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके आपको आगे चलना है। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना अलर्ट आपको रहना है, उतना फोकस आपको रहना है, ओके। और फोकस रहने से आपका स्टेमिना बढ़ता है, ओके। स्टेमिना बढ़ता है मतलब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अप टू 10th स्टैंडर्ड अगर आप 45 मिनट्स 1 आवर का लेक्चर्स करते थे, मीन्स या 1 आवर का स्टडी करते थे, तो वी हैव टू इम्प्रूव योर स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द टाइम टेबल, ओके, वो भी रिटर्न में ही होना चाहिए। वी हैव टू मेक द टाइम टेबल, ओके। अब मीन्स अप टू 15 days वी हैव टू स्टडी 3 to 4 hours, नो प्रॉब्लम। 3-4 घंटे 15 days तक आप स्टडी कर सकते, लेकिन उसके बाद जो स्टडी है आपका, उसके बाद जो स्टडी है वो स्टडी आपको करना है 6 to 8 hours daily. Listen and keep in mind, okay? आपको 24 hours मिलते हैं, means all the student from all over the India having the equal opportunities of success. हर एक स्टूडेंट को सेम अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र सक्सेस होने की। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज है? ऑल ऑफ यू हैविंग द 24 hours. आप सबके पास 24 घंटे सक्सेस होने के लिए, हर एक के पास। ऐसा नहीं है कि मुंबई के स्टूडेंट को अलग है, दिल्ली के स्टूडेंट को अलग टाइमिंग है, आपको नहीं है। ऑल ऑफ यू हैविंग द एवरी डे, ऑल ऑफ यू हैविंग द 24 hours, सबके पास 24 hours है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में, उसको बाद में हम और इंप्रूव करेंगे, ओके। शुरू में आपको 24 hours को, ओके, आफ्टर द 1 month 2 months शुड बी फ्रॉम द 1st August। ये जो मैं टाइम टेबल बोल रहा हूं आपको, एट दिस मोमेंट वी हैव टू स्टडी द 3 to 4 hours, ओके। देन वी हैव टू इंक्रीज इनटू 5 hours, देन 6 hours, and after the July, okay, we have to divide that 24 hours into 3 equal parts. If you dividing 24 hours into 3 equal parts, every part has the 8 hours. 8 hours for the sleeping, 8 hours for the rest activities, and 8 hours for the study. Okay. अब 8 hours में sleeping आपको 6 to 7 hours होती है, then we have to adjust that 1 to 2 hours anyway. More than 6 hours sleep आपका कंपलसरी है, more than 6 hours कंपलसरी आपको स्लीपिंग। द स्लीपिंग इज द बेस्ट मेडिटेशन, तो उसमें कम ज्यादा होने की जरूरत नहीं, ओके। क्वालिटी स्लीप चाहिए आपको। देन 8 hours का स्टडी है, ये इंप्रूव करने के लिए हमको डायरेक्टली अगस्त तक वेट करने की जरूरत नहीं है, हमको अभी से ट्राई करना पड़ेगा। फ्रॉम टुडे वी हैव टू डू द 3 to 4 hours स्टडी कंसिस्टेंटली विथ प्रॉपर वे। आपको स्टडी करनी है 3 to 4 hours कंसिस्टेंटली विथ प्रॉपर वे। वी हैव टू डू द 3 to 4 hours स्टडी, ओके। देन वी हैव टू इंप्रूव इट इनटू 5 hours, देन 6 hours, देन 7 hours, देन 8 hours। उसके बाद 8 hours कॉन्स्टेंटली हमको करनी है स्टडी, ओके, विदाउट एनी संडे। 8 hours का स्टडी होता है, मतलब 8 7s are 56। सो फ्रॉम मंडे मॉर्निंग टू संडे नाइट आपको याद रखना है कि आपका स्टडी 56 hours प्लस होना चाहिए, ओके। अब स्टडी करने के लिए आपके पास बुक चाहिए, आपके पास नोट्स चाहिए, नो डाउट। नोट्स, वर्कशीट, डेली प्रैक्टिस पेपर, विजन क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। और वी प्रोवाइडिंग द क्वालिटी स्टडी मटेरियल, बिकॉज हम क्या कहते हैं,
5 to 6 रेफरेंस बुक्स लेते हैं, 5 to 6 रेफरेंस बुक से सेलेक्टिव क्वेश्चंस चूज करते हैं और वो सेलेक्टिव क्वेश्चन से एक वर्कशीट में बनाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स में रहते हैं, देन क्वेश्चन पेपर में रहते हैं. सो दैट वन इज द क्वालिटी मटेरियल, वो क्वालिटी मटेरियल होता है. तो रादर देन दैट आपको रेफरेंस बुक्स यूज करने फॉर द एमएसटी सीईटी, यू हैव टू रेफर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स. महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स आपको रेफर करने हैं फॉर द एमएसटी सीईटी. इफ यू प्रिपेयरिंग यूरसेल्फ फॉर द एमएसटी सीईटी, जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोर्ड के भी एग्जाम बुक्स लेने हैं, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के भी लेने हैं. ओके, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स आपको लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मैंडेटरी, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स लेने हैं. बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए बायो के टेक्स्ट बुक्स या कौन सा भी टेक्स्ट बुक्स है, आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर द बायो. बायो का टेक्स्ट बुक्स आपको फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे ऑफ एग्जाम एटलीस्ट 100 टाइम्स रीड करना है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रीड विथ प्रॉपर फोकस, if you read it with proper focus, every time you will got the new concept, new tricks, new things every times if you read it carefully. इसके लिए आपको डीप में जो गाइडलाइन है वो महेश सालुंके सर आपको देंगे, चेतन आयरे सर आपको इसके लिए गाइडलाइन देंगे. मीन्स बायो के लिए दोनों सर बहुत डिजर्व करते हैं, दे आर डेडिकेटेड फॉर देयर सब्जेक्ट्स, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते रहेंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बट तो भी इन जनरल मैं आपको बोलता हूं ट्राई टू रीड इट. अब अलग चीज क्या करनी है आपको, मैंने बोला था 10th अलग है, 11th 12th अलग है. 11th 12th में आपको क्या करना है, अब जब भी रीडिंग कर रहे हैं, ओके, आपके साथ रीडिंग एट द टाइम ऑफ रीडिंग आल्सो, ओके, आपके पास पेन होनी चाहिए, आपके पास हाइलाइटर्स होने चाहिए, आपके पास स्टिक नोट्स होने चाहिए. स्टिक मतलब क्या है, जो स्टिक करते हैं पेजेस, हम पेजेस पे स्टिक करते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहते हैं. ओके, एक पेज पे 2 2 3 3 4 स्टिक नोट्स होने चाहिए आपके. ओके, तो इतना इंपॉर्टेंस है उसको. हाइलाइटर्स होने चाहिए, मीन्स आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स को, कॉर्नर वर्ड्स आल्सो, मीन्स पेज के लास्ट लाइन में कॉर्नर में वर्ड्स है, उस पे भी एमसीक्यूज आ सकता है. ओके, सो ईच एंड एवरी इस पे आपको फोकस करना है, ईच एंड एवरी वर्ड्स पे फोकस करना है. फॉर दैट यू मस्ट नो, अंडरलाइन करना है आपको हाईलाइट करना है, आपको डायग्राम का स्टडी करना है, आपको ईच इन शॉर्ट वी हैव टू रीड द ईच एंड एवरी पॉइंट विथ प्रॉपर फोकस. ये आपको करना है. ओके, स्टिक नोट्स आपको बनाने हैं. वी हैव टू मेक द 3 डायरीज, ओके, फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. ओके, जिनका बायो ग्रुप है वो बायो के लिए, जिनका मैथ ग्रुप है वो मैथ के लिए 3 डायरीज सेपरेटली बनाएंगे. ओके, उस डायरीज में हर एक चैप्टर स्टार्ट होने के बाद जिस दिन उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, फार्मूलीज हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, वो आपको उस डायरी में लिखना है. इट्स नॉट नीड टू मेक द एक्सपेंसिव डायरी. आप बुक भी बना सकते हैं, यू मे मेक द रजिस्टर, नोटबुक भी बना सकते हैं. बट आपको ये याद रखना चाहिए, ये आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए दिमाग में कि वो नोटबुक आपको 2 साल यूज करनी है. लाइक दैट यू हैव टू मेक द नोटबुक. ओके, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज ये करनी है. एट द टाइम ऑफ एग्जाम लास्ट मोमेंट जो रहेगा या लास्ट नाइट जो रिवीजन रहेगा तो फार्मूला वगैरह आपको रिवाइज करते रहना चाहिए. ओके, दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब क्लास में क्या करते हैं, ओके, एट द स्टार्टिंग वी मेक द कनेक्शन ऑफ 9th 10th विद द 11th 12th. 9th 10th का 11th 12th के साथ हम कनेक्शन करते हैं. 9th 10th का 11th 12th के साथ हम कनेक्शन करते हैं. मीन्स क्या कनेक्ट करते हैं कि 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स और जो 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो तो हम स्टार्ट में लेने वाले हैं. एक चीज.
दूसरी चीज उसमें थोड़ा एडवांस और क्या चाहिए, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द 11th-12th, वो भी हम लेंगे ताकि आपका 11th-12th का फाउंडेशन एक्सलेंटली क्रिएट होना चाहिए. Why you not starting the directly 11th-12th? In vision classes, we never we directly starting the 11th-12th. Why? Because 11th-12th start directly करेंगे तो एक तो पहली चीज है टीचर्स के साथ आपका वेवलेंथ मैच होने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 डेज लगते हैं. ओके, अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो वेवलेंथ मैच होते होते आधा चैप्टर हो सकता है, पूरा चैप्टर भी हो सकता है. ओके, तो इसीलिए एक तो फर्स्ट वन वेवलेंथ में मैच होता है और आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाता है कि हमको 11th-12th में क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या करना है, हमको क्या स्टडी करना है, किस तरह से करना है, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी नॉट स्टार्टिंग द 11th-12th डायरेक्टली, फाउंडेशन लेते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि यार दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट. नो, आई नो यू ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 11th-12th स्टैंडर्ड. और अगर 40% आपने स्टडी किया है तो सर उसमें 60% ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ सेल आपने स्टडी किया है तो सर उसमें बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे नॉलेज और आपको पता चलेगा कि अरे यार बहुत वास्ट है, इतना भी नॉलेज हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस ग्रोथ होने लगता है. कॉन्फिडेंस ग्रोथ होने के बाद 11th-12th स्टार्ट करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और जब जाके हम 11th-12th स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड 11th-12th स्टार्ट होने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शुरू में हो सकता है, इट शुड बी हैपन विथ मेनी स्टूडेंट्स. आई एम नॉट सेइंग द सम स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग सम स्टूडेंट, इट शुड बी हैपन विथ द मेनी स्टूडेंट. आपका स्कोर अप डाउन होते रहता है. मीन्स अगस्त से जब हम एग्जाम स्टार्ट करते हैं ना तो स्कोर अप डाउन होते रहता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उतना एक्सपीरियंस आपको नहीं रहता है. एक चीज. दूसरी चीज, आपको उसकी आइडिया नहीं रहती. देयर इज रूल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वी नीड द स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ. ओके, यहां पे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं. प्रॉब्लम ये है कि 4 आंसर्स देते हैं. ओके, एंड इट मेक द कंफ्यूजन टू यू. ओके, कभी कभी ऐसा लगता है कि बायो में तो हमेशा होता है कि सेम आंसर्स लगते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, विच वन इज द करेक्ट आंसर. कंफ्यूजन क्रिएट होता है. ये सब कंफ्यूजन दूर करना है तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव टू रीड द बुक रिपीटेडली. रिवीजन का मतलब है आपको रिवाइज करते रहना है, कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट है. हाँ, नो डाउट सर का यानी और आप ये भी बोल सकते हैं कि मेंटर का काम है कि आपको बनाना, वो हम बनाएंगे, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करना है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th-12th. 11th-12th में आपको खुद होके बहुत ज्यादा स्टडी करना है. रेफरेंस बुक्स हमने 2 बोल दिए, आप अपने वो 2 बुक्स को एक बार सॉल्व करने से काम नहीं बनता. आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहना है. ओके, वर्कशीट दिए, एक बार एक्सप्लेन हो गई, डिस्कस हो गई, नहीं चलता. ओके, विजन क्लास में हम क्या करते हैं, जब भी एग्जाम है आपकी, वी कंडक्टिंग द एग्जाम इन द विजन क्लास फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम टू द लास्ट एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम वी कंडक्टिंग. अगर नीट का पैटर्न है तो इन डिटेल में हम इसको बाद में स्टडी करने वाले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने वाला हूँ. नीट का रहने दो, सीईटी का रहने दो, सचिन इंगोले सर आपको ये सब डिस्कस करेंगे. कॉलेजेस क्या है, वो कॉलेजेस को जाने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, परसेंटाइल कितना आना चाहिए, आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, वो मार्क्स लाने के लिए आपको स्टडी किस तरह से करना है, इसका हमेशा आपको हम कंटिन्यूअसली इसके सेमिनार्स रखते हैं. कंटिन्यूअसली इसके सेमिनार्स हम रखते हैं. कंटिन्यूअसली इसके सेमिनार्स हम रखते हैं. कंटिन्यूअसली सेमिनार्स रखते हैं. ओके, तो सचिन इंगोले सर आपको इसके बारे में हमेशा बताते रहेंगे कि आपको किस तरह से स्टडी करना है, कॉलेजेस क्या है, उसके लिए परसेंटाइल कितना चाहिए, इन डिटेल में वो सेमिनार्स होते रहेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हर एक चीज के लिए हमको स्टडी करना है. हर एक, वट एवर यू हैव टू अचीव,
ओके, क्या होता है कि सफल बनना हर एक चाहता है, बट उसके लिए जो मेहनत करने की जरूरत है वो कर नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि जो सफल बनते हैं ना, या कोई भी खिलाड़ी रहने दो, कोई रहने दो, जो सफल नहीं बनते, जो लोग हारते हैं, जो क्विट करते हैं, वही चीज सफल बनने वाले लोग क्विट नहीं करते, वो हारते नहीं, वो हार नहीं मानते, वो सब मीन्स वट एवर, आपके मार्क्स कम आने दो, ज्यादा आने दो, आपको क्विट नहीं करना, पेशेंस रखना है। मार्क्स कम आ गए, डिप्रेस मत हो जाओ, क्विट मत करो। ओके, सो बी कॉन्सेंट्रेट देयर, बी कॉन्सेंट्रेट देयर, बी कॉन्सेंट्रेट देयर, वी हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट। ओके, क्विट मत करो। ओके, आपको क्या करना है, आपको खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है, स्टेबल रखना है। एक चीज आप याद रखो, मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं शुरू में, 2-3 महीने कम ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं। पेरेंट को भी पेशेंस रखने पड़ेंगे, स्टूडेंट को भी पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस कितने रखने पड़ेंगे, तो अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक चीज है। ओके, अगर मार्क्स कम आ रहे, वी हैव टू कम हियर, क्लास में आइए। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको जब भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ओके, आपको 15 मिनट 20 मिनट निकाल के क्लास पे आना चाहिए, सर के साथ डिस्कस करो। वी हैव टू डिस्कस विद सारुंके सर, वी हैव टू डिस्कस विद सचिन सर, वी हैव टू डिस्कस विद मी आल्सो। ओके, आप डिस्कस कर सकते हैं कि डिस्कस करने के बाद 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारा वे करेक्ट नहीं होता, कि हम जो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मुझे नहीं लगता ऐसा। परफेक्ट प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये हमको करना पड़ेगा। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा बुक्स मत यूज करो। ओके, वी हैव टू टेक द 2 to 3 बुक्स ओनली, 1-2 बुक्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स, उसको ही कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहो। वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज वर्कशीट जो है ना, 2-4 बुक्स, 5-6 बुक्स, उनमें से सेलेक्टिव क्वेश्चन चूज करके वर्कशीट बनाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वर्कशीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको एक बार नहीं सॉल्व करना है आपको, उसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है। ओके, एंड मिस्टेक्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं मिस्टेक्स होते रहते। और एक चीज है, आपने एक क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, एग्जाम में कर दिया, क्लास में आंसर दे दिया, इसका मतलब 2-3 महीने के बाद वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा या उसका आंसर याद रहेगा और आप करेंगे, ऐसा नहीं होता, भूलते रहते हैं। और दैट वन इज द प्रोसेस, इट इज द अगले 2 साल में, इन आवर 2 years जर्नी, ये चलते ही रहने वाला। हम चैप्टर करेंगे, 2-3 महीने के बाद भूलेंगे उसको, फिर से 1-2 महीने के बाद उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से भूल सकते, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, ये चलते रहेगा। इट शुड बी हैपन, ये चलते ही रहेगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूलेंगे ही नहीं, एक बार कर दिया तो आपको याद रहेगा, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। आपको पता है, मीन्स इन टाइम्स मैगजीन ने इन 20th सेंचुरी या अब तक के वर्ष के सबसे सफलतम, सबसे बुद्धिमान लोगों की लिस्ट बना दी। उसमें फर्स्ट लिस्ट पे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, फर्स्ट लिस्ट में थे, मीन्स अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसको कहा जाता है, वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है। वी नो, उन्होंने E = mc² वर्ड, पूरे वर्ड को दे दिया है। दैट वन इज द रिवॉल्यूशनरी, बहुत अच्छे इंसान भी थे वो। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, मीन्स आप जब बायोग्राफी उनके रीड करेंगे, उनके बारे में बुक्स रीड करेंगे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत भुलक्कड़ थे। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लैनेट का सबसे टैलेंटेड इंटेलिजेंट पर्सन, अब तक का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन भी भुलक्कड़ था। आपको मैं उनका एक सिंपल सा किस्सा आपको बताता हूं। वो कहीं तो भी जर्नी कर रहे थे, ओके, शायद वो बेल्जियम जा रहे थे। ओके, जर्नी कर रहे थे तो टिकट कलेक्टर आ गए, रेल से जर्नी कर रहे थे, टिकट चेकर आ गया,
टिकट चेकर आने के बाद वो अपने पॉकेट में टिकट ढूंढने लगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो टिकट चेकर को नहीं पहचानते थे, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान थे, सर्वोत्कृष्ट थे वो, तो उनको हर एक आदमी पहचानता था। तो जब वो टिकट ढूंढना चालू कर दिया, टिकट चेकर उनके पास आ गए, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इधर उधर बहुत जोर से ढूंढने लगे टिकट चेकर। टिकट चेकर ने बोला कि ऑनरेबल सर, इट्स माय प्लेजर टू आई मीट यू, इट्स नॉट नीड, मुझे पता है कि आप विदाउट टिकट जर्नी नहीं कर सकते। आपके पास अगर आपका टिकट गुम गया, इफ यू लॉस्ट इट, नो नीड टू सर्च इट, कुछ जरूरत नहीं है ढूंढने की, मुझे पता है कि आप ऐसा जर्नी नहीं कर सकते। इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, सब बता रहा। तो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का वही चल रहा था, वो ढूंढ रहे थे इधर उधर टिकट ढूंढ रहे थे, बट टिकट ही नहीं मिल रहा था। फिर से वो बोला कि सर जरूरत नहीं है ढूंढने की, आई नो आपके पास टिकट होगा, इट शुड बी लॉस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ध्यान ही नहीं था उसकी तरफ, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना टिकट ही ढूंढ रहे थे। और उसने लास्ट में बोला कि सर जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं ना आपको कि जरूरत नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऊपर देखा और उसको बोला, यार भाई आपके लिए मैं टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं भूल गया हूं कि मुझे कहां जाना है। और उस टिकट पे लिखा है, जो टिकट निकाला ना तो उस पे लिखा है माय डेस्टिनेशन, कहां जाना है, मैं तो भूल ही गया। अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसा चलेगा कि मुझे जाना कहां है, उसके लिए मैं टिकट ढूंढ रहा हूं। अगर दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन भूल सकता है तो हम भी भूल सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं कुछ चीजें, तो आप खुद को एटलीस्ट एक क्वालिटी तो मान सकते हैं कि मेरे में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक क्वालिटी है कि यार अल्बर्ट आइंस्टाइन भी भूलते थे, मैं भी भूलता था। नो प्रॉब्लम, भूलना ये प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज नहीं करना, फिर से रिपीटेडली उसको सॉल्व नहीं करना, ये हमारा प्रॉब्लम, और ये करना ही पड़ेगा आपको। एंड फॉर दैट वी नीड द पेशेंस। और स्टडी क्यों बढ़ाना है, इसलिए हमको स्टडी बढ़ाते जाना है। ओके, करंट चैप्टर भी करने, रिवीजन भी करना है, तो स्टडी तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड द मोर एंड मोर आवर्स, अप टू द लास्ट पॉइंट आपका 10 to 12 आवर्स तक स्टडी जाता है और होता है। ओके, और अब स्टडी करते रहेंगे तो आप मिस्टेक्स करते रहेंगे। मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ योर स्टडी। हाँ, आपको मिस्टेक्स करना है, कंसिस्टेंटली मिस्टेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, सेम मिस्टेक रिपीट मत करो, उससे कुछ सीखो। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन करेक्ट ही आना चाहिए। एंड रॉन्ग क्वेश्चन ऑलवेज टीच यू, जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो हमेशा टीच करते हैं। विजन क्लास में पैटर्न ऐसा है विजन क्लासेस का कि हम हर एक चैप्टर के पहले विदाउट डाउट सॉल्विंग सेशन टेस्ट कंडक्ट ही नहीं होता, और आपको कंपलसरी डाउट आने ही चाहिए। 10 मीन्स आपको शुरू में हम बोलते हैं कि डाउट है तो देन यू हैव टू आस्क मी ऑल दिस, बाद में कंपलसरी डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, मीन्स आपको कंपलसरी डाउट आना ही आना चाहिए, और कंपलसरी होता है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। डाउट सॉल्विंग सेशन कंपलसरी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, मीन्स हर एक को आना ही है। मीन्स हम क्लास में लेते, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का डाउट है, दूसरे को नहीं है, बट सर उसका क्या आंसर देते हैं, इससे आपको आपका सोल्यूशन मिल जाता है ना। कभी कभी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है। कोई बच्चे ने, सर ने डिस्कस कर रहे सर आपके साथ, और एट द सेम टाइम किसी बच्चे ने उसका आंसर अलग वे से बता दिया, तो आपको भी सॉल्यूशन मिल जाता है। इट मीन्स दैट वो कॉमन डाउट सॉल्विंग सेशन में हमारा बेनिफिट होता है दूसरे के डाउट सॉल्विंग से। सो दैट्स व्हाई कंडक्टिंग द कंपल्सरी कंडक्टिंग द कॉमन डाउट सॉल्विंग सेशन। ओके, और उसके बाद एग्जाम्स होती है। ओके, एग्जाम होने के बाद पेपर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करते हैं, इट इज फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया, वो भी एक्सप्लेन करेंगे फॉर ऑल। तो इससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन हमने सही भी सॉल्व किया है, अगर उसको हमने टाइम ज्यादा दे दिया तो हमको फिर पता चलता है कि यार नहीं, इतने कम टाइम में भी सॉल्व हो सकता है। दैट वन इज द प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस से हम आगे बढ़ते जाते हैं, एंड इट बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन यू।
ये अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और मिस्टेक्स करना ये बहुत कॉमन होता है, मिस्टेक्स कोई भी करते रहता है। मैं आपको, अब बात निकली है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बता देता मैं। आप देखो आप क्या सोचते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या सोचते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बिजी होते थे उनके एक्सपेरिमेंट में, उतने स्टडी में, तो कभी कभी 24 आवर्स रूम से बाहर ही नहीं निकालते थे। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। विदाउट डिवोशन नाम नहीं बनता, जिंदगी देनी पड़ती है, पूरी जिंदगी दाव पे लगाते हैं लोग, तब जाके वो वैज्ञानिक बनते हैं। हमको 2 साल 1/3 ऑफ 24 आवर्स देना है, ओनली 1/3, पूरा भी नहीं, 50% भी नहीं, 1/3 देना है, नॉट 2/3। 24 आवर्स में से 8 आवर्स विथ प्रॉपर क्वालिटी बोल रहा हूं, विथ प्रॉपर क्वालिटी। फोकस मतलब फोकस, इतनी ईमानदारी से कि स्टडी कर रहे तो स्टडी ही कर रहे हैं। वी हैव टू मेक द एक्सीलेंट टाइम टेबल। पेरेंट्स प्लीज लिसन, आपके बच्चे का टाइम टेबल इतना एक्सीलेंट होने चाहिए कि उसका खाने का टाइमिंग, उसका उठने का टाइमिंग, उसका स्टडी का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। वी हैव टू मेक द वीआईपी टाइम टेबल शेड्यूल, वीआईपी टाइम टेबल शेड्यूल बने। इतने बजे खाना है मतलब इतने बजे खाना है, और आपको स्टडी में इतना इन्वॉल्व होना है कि जब तक मम्मी खाने को नहीं बुलाएंगे तब तक आपको नहीं जाना है। स्टडी इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप बैठे हुए स्टडी के लिए और आपको महसूस हो रहा है कि किचन में क्या बन रहा है, हाँ कहां तक आ गए, मम्मी ने अभी क्या किया, क्या नहीं, क्या चल रहा है, और 15-15 मिनिट को जाके मम्मी हो गया क्या, आई जेवण झालं का तयार, भूक लागली, असं नाही व्हायला पाहिजे। तहान भूक विसरून तुम्हाला अभ्यास करायचा, त्या लेवलला तुम्हाला स्टडी करायचा आहे, ओके। आणि परफेक्ट टायमिंग शेड्यूल सेट करायचा आहे, म्हणजे असं व्हायला नको की मी रात्री 1 वाजेपर्यंत स्टडी करतोय, बसतोय कितीला त्यालाही महत्व आहे। अनावश्यक जागरण टाळायचं आहे, एक परफेक्ट टायमिंग ठरवायचं आहे, टाइम टेबल सेट करा आणि तो फॉलो करा। टाइम टेबल सेट करून काही होत नाही, टाइम टेबल फॉलो करून सक्सेस अचीव केल्या जातात, ओके। स्वप्न बघून सक्सेस कधीच मिळत नाही। स्वप्न पालकांनी पाहिले तर स्वप्न तुम्हाला ते साकार करायचे, आणि स्वप्न साकार जर केले तरच आपल्याला यश मिळतं, स्वप्न बघून यश मिळत नाही। सपने तो हम सपने देख सकते हैं, बट सपना जीना पड़ेगा। दैट ड्रीम्स मस्ट बी कम्स इन ट्रू, तो ये स्टडी हमको करना पड़ेगा। दैट इज, मिस्टेक्स कर सकते, गलतियां कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बता रहा था। अल्बर्ट, वो बहुत बिजी होते थे, कभी कभी 24 आवर्स कभी है। उन्होंने एक बिल्ली, उनके पास एक पालतू बिल्ली थी, पेट कैट, ओके। तो उसका एक बच्चा भी था छोटा, ओके। तो कभी कभी क्या होता था, ये स्टडी में बिजी हो जाते थे, अगर वो डोर ओपन करते थे तो बिल्ली आ जाती थी, वो मस्ती करती थी उसका बच्चा और वो, ओके। वो कभी वहां कहीं पे खरोच करती थी, कहीं ये इनको डिस्टर्ब होता था। तो कभी कभी क्या करती थी, जब बहुत शरारत करने लगे वो बिल्ली और उसका बच्चा, तो ये क्या करते थे, दरवाजा लगा के, मीन्स दरवाजा लॉक करके अंदर रूम में बैठते थे, क्योंकि ये बहुत डिवोशन स्टडी करते थे, बहुत इन्वॉल्वमेंट था स्टडी में। तो कभी कभी 24 आवर्स स्टडी में इन्वॉल्वमेंट होते थे, और फिर बाहर बेचारी बिल्ली भूखी रहती थी, चिल्लाती थी पानी के लिए, खाने के लिए, ओके। उनका एक दोस्त आया एक दिन, दोस्त ने बोला, यार अल्बर्ट तू इतना बिजी रहता है, कभी कभी तुझे ये भी नहीं पता चलता कि दिन है कि रात है, तो इतना स्टडी करते रहता है, तो ये बिल्ली मर जाएंगी यार, तू ऐसा करना यार, जब इनको अंदर आना चाहिए तब अंदर आ जाएंगे, जब बाहर जाना चाहिए तब बाहर जाएंगे, तेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ओके। तो डोर को एक होल बना जिसमें से बिल्ली अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे जब चाहेंगे। अरे यार, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, ये तो अच्छा आइडिया यार, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, आप क्या करते थे, मैं बाद में पूछूंगा आपको। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको 2 होल बना दिए डोर को, एक बड़ा होल बड़े बिल्ली के लिए और छोटा होल छोटी बिल्ली के लिए। आर यू गेट इट? बड़ा होल बड़ी बिल्ली के लिए, छोटा होल छोटी बिल्ली के लिए। अगर आप रहते थे तो आप क्या करते थे? नो डाउट एक ही होल बनाते थे, जिससे बड़ी बिल्ली आ सकती थी, उसमें छोटी भी बिल्ली आ सकती थी। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या सोचा, बड़े बिल्ली
बिल्ली है बड़ी है उसके लिए बड़ा होल, छोटा उसका बच्चा छोटा है उसके लिए छोटा होल। गलती किससे भी हो सकती है, सोच किसकी भी गलत हो सकती है, बट उसको करेक्ट किया जा सकता है एंड बाय प्रैक्टिस उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। लिसन, और प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली आपको करनी है। इस तरह से आप खुद के मिस्टेक्स करेक्ट, मैं ये बोल रहा हूं कि मिस्टेक्स रिपीटेडली मत करो। एक ही मिस्टेक्स रिपीटेडली, मतलब एक दिन स्टडी नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ तक वो डे रिपीट नहीं आना चाहिए। वो स्टडी नहीं हुआ ना, एक दिन स्टडी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, होना चाहिए था, नहीं स्टडी हुआ, देन वी हैव टू ऐड द 1 आवर ऑफ दैट डे, एक घंटा उसका अगले 7 दिन में डिवाइड कर दो, अगले 7 दिन एक घंटा एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन नहीं किया तो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है किसी भी पर्सन का बॉडी फिटनेस किससे बनता है? एक दिन के एक्सरसाइज से नहीं बनता। ये 10 तक ठीक था, 10 दिन 8 दिन स्टडी किए, एग्जाम हो गए, बात खत्म, अब नहीं चलेगा, अब डेली करना पड़ेगा। एक दिन बहुत एक्सरसाइज करने से कभी ये नहीं बनता। ये पेंडेमिक ने भी हमको ये कर दिया ना, अगर आप फिट है तो आपको कम दिक्कतें आ सकती है, दिक्कतें आएंगे लेकिन कम आएंगे। अगर आप बहुत ये है मीन्स अनफॉर्चुनेटली हो सकता है, बट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो आपको ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। कोविड-19 ने ये सिखा दिया हमें। तो ये जो फिटनेस है ये एक दिन से आता है क्या? एक आधा पर्सन जिम में जा रहा है, एक दिन डंबल कर रहा है और दूसरे दिन उसका बॉडी को शेप आ गया, मसल्स वगैरह गेन कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। डेली रिपीटेडली पहले 5 किलो का उठाना पड़ेगा, देन 7.5 किलो का, रिपीटेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, देन 10 kg, देन ये होते रहेंगे। उसके लिए प्रोसेस है, ये कंसिस्टेंटली करे पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी फिट हो सकती है, आप फिट एंड फाइन बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। माइंड जिम भी आहे ना, तुमचा मेंदू तल्लख कधी होईल जेव्हा तुम्ही रोज त्याला अभ्यासची शारीरिक कसरत ज्याप्रमाणे असते ना तशी अभ्यासाची कसरत त्याला दिली तरच मेंदू तल्लख होतो। आणि कोणतंही शस्त्र आहे ना ते शस्त्र जेवढे जास्त वापरात असेल तेवढं ते धारदार बनतं, अदरवाइज त्याला गंज लागतो। ओके, आपलं हे शस्त्र आहे तो मेंदू आहे, ते मी तर म्हणेल ते ब्रह्मास्त्र आहे। त्याला जर धारदार बनवायचं असेल तर त्याचा वापर जास्तीत जास्त करायला हवा, जास्तीत जास्त। आणि जास्तीत जास्त वापर धारदार बनेल कधी? जेव्हा तुम्ही अभ्यास करतात, बुद्धीचा वापर करत राहतात, तेव्हा ते धारदार बनेल। म्हणजे मला असं वाटतंय गंजण्यापेक्षा झिजणं कधीही चांगलं आहे। गंजणं म्हणजे काय? निष्क्रियता, आळस, टाइमपास, काम चालवपणा, आजचं काम उद्यावर ढकलणं, हे सर्व गंज नाही, बुद्धीला गंज लागणे, या सर्व गोष्टींना बुद्धीला गंज लागतो। त्याच्यापेक्षा अभ्यास करून म्हणजे बुद्धीला एक्सलंट बनवून ब्रेन पॉवर म्हणजे माइंड पॉवर आपली डेव्हलप करून सक्सेस अचीव करण्याकडे आपला जास्त फोकस असला पाहिजे, त्या लेवलला आपण असलं पाहिजे। त्या पद्धतीनं स्वतःला डेव्हलप करता आपल्याला आलंच पाहिजे म्हणून। आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मजबूत इरादा ठेवून होतात। फोकस करायचं, फोकस केलं की स्टॅमिना वाढतो। लक्षात घ्या, तुम्हाला पहिलं काम करायचं आहे की स्टडी फोकस करायची आहे आणि अभ्यासाला बसतानाच ठरवायचं की पुढचे 2 तास मी बसणार अभ्यासाला, कंटिन्युअसली स्टडी करणार, नेक्स्ट 2 आवर्स मी कंटिन्युअसली स्टडी करणार, हे तुम्ही ठरवून घ्यायचं। नेक्स्ट 2 आवर्स तुम्ही कंटिन्युअसली स्टडी करणार ठरवलं ना तर इच्छा काय करते माहितीये का? 15-20 मिनिट झाले, अर्धा तास झालं की थोडं थोडं वाटायला लागतं की यार नेक्स्ट सेशन मधून म्हणजे त्याच दिवशी समजा आपण असं गृहीत धरलं की 12 ते 2 स्टडी करायचा आहे किंवा 11 ते 1 स्टडी करायचा आहे, तर एक 11:30 वाजता, 11:45 वाजता असं वाटायला लागतं। तो फीलिंग आती है अंदर से कि यार नेक्स्ट सेशन से कर लेंगे, या इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो अँड दॅट टुमारो नेव्हर कम्स, उद्या करू आणि उद्या कधीच येत नाही। त्यामुळे जेव्हा ठरवलं ना त्या दिवशीपासून सुरुवातीला त्रास होईल, की 2 तास अभ्यास करायला बऱ्याच वेळेस त्रास होईल की उठावंसं वाटेल,
उद्या करावंसं वाटेल, नाही, सोडायचं नाही, ठरवलंय ना, करायचंच. इरादा, मजबूत इरादा, मजबूत इरादा. आणि हे ठरवायचंच. आपकी हार और जीत, लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी हार और जीत आपके सोच पे निर्भर करती है. आपकी हार और जीत आपके सोच पे निर्भर करती है. अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है, अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है. और मुझे ऐसा लगता है हर बार हमको ये ठान लेना चाहिए कि नाही, दिस 2 hours मीन्स मतलब दिस 2 hours. पॅरेंट्सला हे माहीत असावं की आपला मुलगा संध्याकाळी 7:30 ते 9:30 स्टडी करतोय किंवा 6 ते 8 स्टडी करतोय, तर 7:15 त्याचं जेवण रेडी, त्याचा टायमिंग 9 ते 11 स्टडीचा असेल तर ऍट एनी हाऊ 8:30 8:40 पर्यंत त्याचं जेवण झालंच पाहिजे. आज उशीरच झाला, हेच झाला, नकोच. इतना परफेक्ट बॉडी के करू, मस्ट बी हॅबिच्युअल. सवयी इतक्या एक्सलंट ठेवा की तुमचं भविष्य त्या सवयीनं बदललं पाहिजे. एक्सलंट. आणि टाइम टेबल फिक्सच असला पाहिजे. बाहेरच्या येणाऱ्या लोकांना सुद्धा टाइम टेबल फिक्स माहित पाहिजे की इतक्या वाजता कॉल केला, समजा नातेवाईक वगैरे तुमच्याशी बोलण्याची इच्छा ठेवली तर त्यांना फिक्स माहित पाहिजे, जस्ट लाईक अपॉइंटमेंट घेऊन बोलल्यासारखं, की इतक्या वाजताच हा फ्री असतो किंवा ही विद्यार्थी he will be free at that particular time. Okay, after that if they call, we have to tell them he is busy in study, he is busy in creating his future या her future. तो त्याचं भविष्य घडवण्यामध्ये बिझी आहे. आणि तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार फक्त तुम्हीच आहात, दुसरे कोणीच नाहीये. लक्षात ठेवा. बेस्ट व्हर्जन जर तुम्हाला बनायचं असेल तर तुम्ही तुमचं बेस्ट व्हर्जन बनवू शकतात. नेक्स्ट 2 years मध्ये एक आयडेंटिटी क्रिएट करू शकतात. पालकांना प्रचंड आनंद देऊ शकतात तुम्ही पुढच्या 2 वर्षामध्ये. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मेहनत करायची. मेक द टाइम टेबल. पालकांनी टाइम टेबल जे प्रमाणे केलं आहे तो फॉलो करण्यासाठी कायम त्याला सपोर्ट करत राहा, कायम त्यांना त्याच्यासाठी पुश करत राहा. काही अडचणी आल्या माझी हात जोडून विनंती आहे पालकांना. कधी मुलगा डिप्रेस झाला, मुलगी डिप्रेस झाली, एखादा विद्यार्थी डिप्रेस झाला, डिमोटिवेट झाला किंवा डिस्टर्ब झाला, कॉन्फिडन्स लूज झाला, तर तुम्ही 15 मिनिटाचा अर्ध्या तासाचा वेळ काढून क्लासला व्हिजिट करा. ऍडमिनिस्ट्रेटरला भेटा, ऍडमिनिस्ट्रेशन स्टाफला भेटा, ते तुम्हाला गाईडलाईन करतील. तुम्ही मला भेटा. तुम्ही समजा नीटच्या संदर्भात याच्या संदर्भात प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही महेश साळुंके सरांना भेटा, तुम्ही सचिन इंगोले सरांना भेटा. तुम्हाला स्टडी कसा करायचा, काय करायचा याच्या संदर्भात असेल तुम्ही अशोक सरांना भेटा, तुम्ही अडाले सरांना भेटा. म्हणजे तुमच्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मिळेल. ओके. आणि तो प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह झाला, तो प्रॉब्लेमला ओव्हरकम केलं तर आपल्याला पुढे जाण्याचा मार्ग सोपा जातो. डिस्टर्ब जास्त दिवस राहायचं नाही. थोडंही वाटलं आपल्याला की लगेच हे करायचं. आणि स्टडी केल्यानंतर ह्या गोष्टी होतातच. आपण प्रयत्नाची पराकाष्ठा केल्यानं ह्या अडचणी आपल्याला येणारच. दॅट इज द पार्ट ऑफ जर्नी. त्याच्यावर ओव्हरकम करून आपल्याला पुढे जायचं. टाइम टेबल फिक्स राहू द्यायचा, त्याप्रमाणे तो फॉलो झाला पाहिजे. लक्षात घ्या, मार्क्स हे एक्झामच्या नंतर करण्याच्या अगोदर आपल्याला अगोदरच कळाले पाहिजे एवढे मार्क्स आपण मिळवू शकतो. त्या लेवलला आपल्याला स्टडी करायचा. उतना स्टडी हम कर सकते हैं. हमको पता है कि स्टडी जितना करेंगे, हाँ इट शुड बी वेरीज अप टू 10%. मार्क्स कम ज्यादा 10% हो सकते हैं. कहां गलती हो गई वो देखेंगे, उससे सीखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे. बट स्टडी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉपरली स्टडी नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, ओके, और एग्जाम आने के बाद मार्क्स कम आ गए तो फिर क्या करेंगे सर? ऐसा नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम से मार्क्स बढ़ सकते हैं, बट जो गया सो गया. एट दिस मोमेंट व्हाई आई एम सेइंग दैट यू मस्ट बी फोकस, बिकॉज कोरोना चला जाएगा, सब चला जाएगा मेरे दोस्तों, उसके साथ साथ आपका टाइम भी चला जाएगा. वो तो वापस नहीं आने वाला. ये 2 साल है, उसमें से 2-3 महीने अगर कोरोना है भी मान लीजिए आप, कुछ 2-3 महीने चले जाएंगे तो वो टाइम भी चला जाएगा ना. 2-3 महीने में हमारा कुछ अचीवमेंट भी चाहिए ना. हमको क्या करना है? बस सेफ रहना है. ओके, बी सेफ, बी केयरफुल एंड बी फोकस. वही करना है हमको. बाकी डोंट वरी अबाउट द कॉम्पिटिशन. वी हैव टू फोकस ऑन योर एबिलिटी एंड पोटेंशियल. आप आपके पोटेंशियल पर और एबिलिटी पे वर्क करो. कॉम्पिटिशन की चिंता मत करो. कंपटीशन में अगर आप फोकस करेंगे तो आप
खुद के एबिलिटी लूज करते जाएंगे। दैट्स वाई वी हैव टू फोकस ऑन योर एबिलिटी, फोकस ऑन योर पोटेंशियल। जितना मैक्सिमम स्टडी कर सकते उतना स्टडी करो। 2-3 महीने के एग्जाम में हमको पता चलेगा अप टू नवंबर विल गॉट इट कि हमको कहाँ कहाँ वर्क ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जरूरत है। इस फिजिक्स में जरूरत है क्या, फिजिक्स में करेंगे। जो वीक सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा फोकस करें। केमिस्ट्री में जरूरत है, मीन्स मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं, जो वीक है उसको निग्लेक्ट करते हैं। मुझे मेरा ये बोलना है कि जो वीक है उसको ज्यादा टाइम दे दो। वी हैव टू कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ। कन्वर्ट ही करने पड़ेंगे। फिजिक्स ये तो उसको ज्यादा टाइम देंगे, केमिस्ट्री वीक है उसको ज्यादा टाइम दे देंगे, बायो वीक है उसको ज्यादा टाइम दे दो, मैथ वीक है उसको ज्यादा टाइम दे दो। और हर एक चीज है अगर उसकी हमने कीमत ये कर दी, पे कर दी, तो चीज हमारे पास आती है। एक सब्जेक्ट है उसका नॉलेज नहीं आ रहा, उसके नॉलेज के लिए जितना टाइम स्टडी करना है उतना टाइम स्टडी करो, वो नॉलेज आपके पास आ जाएगा विदाउट एनी प्राइस। मीन्स प्रत्येक वस्तूची एक किंमत असते, ती किंमत चुकती केल्याशिवाय किंवा ती किंमत मोजल्याशिवाय ती वस्तू आपल्याकडे येत नाही। तसंच आहे, प्रत्येक कॉन्सेप्टला त्या लेवलचा स्टडी लागतो, तो स्टडी केल्याशिवाय तो कॉन्सेप्ट आपल्याकडे येणार नाही। आणि एकदा का तो कॉन्सेप्ट आला तर आपल्याला फक्त त्याला काय करायचंय, रिवाइज करायचंय। तो कॉन्सेप्ट कंपाऊंड इंटरेस्ट प्रमाणे वाढत जातो, त्याचं युटिलायझेशन करता येतं। ही प्रोसेस असेल, या प्रोसेस प्रमाणे आपण पुढे जाणार आहोत। पुढचे एक 8 ते 10 दिवस आपले लेक्चर म्हणजे सध्याच्या युट्यूब चॅनलवर, मे बी झूमवर पण आहोत आपण, युट्यूब चॅनलवर आपण वेबिनार घेतलेला आहे, इनॉग्रेशन प्रोग्राम घेतलेला आहे। या युट्यूब चॅनलवरच तुमचे पुढचे 8 ते 10 दिवस लेक्चर्स असतील। तुमचे काही फ्रेंड्स असतील की जे करू इच्छितात 11-12 मध्ये एक्सलंट, त्यांनाही तुम्ही हा चॅनल शेअर करू शकतात। त्यांना ते सबस्क्राईब करायला लावा। लाईक डिपेंड आहे तुमच्यावर की तुम्हाला लेक्चर्स कसं वाटतं, काय वाटतं त्याच्यानुसार, ते काही कंपल्सरी नाहीये। बट लेक्चर विथ प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशन अटेंड करणं खूप कंपल्सरी, त्यानं खूप फायदा होतो। म्हणजे एका लेक्चर मधून तुम्हाला 1 ते 2 कॉन्सेप्ट मिळाले तरी ते दिस 2 कॉन्सेप्ट्स आर व्हेरी बेनिफिशियल फॉर यू। द बूस्ट युअर नॉलेज एव्हरी डे। प्रत्येक दिवस तुमचं नॉलेज बूस्ट झालं पाहिजे, याप्रमाणे करायचं। उद्या सकाळी 8 वाजेपासून आपल्याकडे तुम्हाला जे हेल्पलाईन नंबर आलेले आहेत खाली, ज्यांचे नंबर अजून व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड झालेले नाही आहेत, त्यांनी या हेल्पलाईन नंबरवरती फोन करायचे आहेत। त्यांना व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड केलं जाईल, त्यांना रोजचा डेलीचा टाइम टेबल सेंड केला जाईल। जसं उद्या सकाळी 8 वाजेपासून ते 11 वाजेपर्यंत 45 मिनिटाचं लेक्चर आहे। प्रत्येक लेक्चर नंतर 5 मिनिटचा गॅप असेल तुमचा, ते एकाच युट्यूब चॅनलवर असेल। एक 8 ते 10 दिवस युट्यूब चॅनलवर लेक्चर असतील। त्यानंतर आपण झूमवरती लेक्चर्स घेणार आहोत। त्याचा मीटिंग पासवर्ड ID तुम्हाला सेंड केला जाईल। डेलीचे अपडेट्स, नोट्स असतील, हे असतील, याच्या संदर्भाचे जे अपडेट्स आहेत ते तुम्हाला रोजचे अपडेट्स तुम्हाला मिळण्यासाठी खालच्या हेल्पलाईनवर तुम्ही फोन करायचा। सर तुम्हाला त्या रिस्पेक्टिव्ह ग्रुपमध्ये ऍड करतील, म्हणजे आपण एकमेकांच्या कम्युनिकेशनमध्ये रोज राहूया। ठीक आहे, मला पूर्ण विश्वास आहे आमच्या पूर्ण विजन टीमवरती। ओके, आय एम जस्ट लिडिंग दिस वन। ही टीम आहे आमची, सर्व लेक्चररची, ऍडमिनिस्ट्रेशनची एक टीम आहे, मी त्याला फक्त लीड करतो। या टीमवरती माझा प्रचंड विश्वास आहे आणि माझा तुमच्यावरही प्रचंड विश्वास आहे। प्रत्येक विद्यार्थ्यावर माझं असं ठाम मत आहे की प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये पोटेन्शियल असतं, कॅलिबर असते, प्रत्येकामध्ये क्षमता आहे। म्हणजे प्रत्येकानं आपल्यामधला कस्तुरी ओळखायला हवाय। एकदा का तो ओळखला तर मग आपल्याला यश मिळण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही। ठाम विश्वास आहे की तो आपण ओळखणार आणि यश मिळवणार, म्हणजे मिळवणारच। पालकांचं जे स्वप्न आहे ते साकार करणार, म्हणजे करणारच। त्यासाठी आपण पुढचे 2 वर्ष प्रचंड मेहनत घेऊया। ऍडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ तुम्हाला वेळोवेळी गाईडलाईन करेल। आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी नॉलेज बिल्डअप करण्यासाठी, बूस्ट करण्यासाठी, मोटिवेट करण्यासाठी ॲज अ मेंटर कायम वर्क करत राहू। पालकांना माझी परत विनंती असेल, कशाही संदर्भात तुमचे काही डाऊट्स असतील, हे असतील, तर तुम्ही क्लासला व्हिजिट करा। एक पर्टिक्युलर पिरियड नंतर सरांकडे फोन करून एक अपॉइंटमेंट घ्या। अपॉइंटमेंट याच्यासाठी की आमच्या लेक्चरचा टायमिंग फिक्स असतो, त्यावेळेमध्ये तुम्ही जर आले तर आम्हाला भेटण्यासाठी तुमची गैरसोय होऊ शकते। त्यामुळे वेळ घेऊन जर आलात तर तुमचाही वेळ अनमोल आहे, आम्हालाही त्यावेळेस तुमच्याशी बोलता येईल।
आणि जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते प्रॉब्लेम्स ओव्हरकम करता येतील. उद्यापासून सकाळी 8 ते 11 या वेळेमध्ये क्लास स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग मी. थँक यू व्हेरी मच. बी फोकस. हॅव अ गुड डे.